हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद का ये चैप्टर है और इसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, आप लोगों ने हेल्थ के बारे में सुना होगा और आपने कहीं ना कहीं आज तक में एक बार डेफिनेशन जरूर पढ़ा होगा किसका, ह्यूमन हेल्थ का। ठीक है ना। ह्यूमन हेल्थ का अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि कंप्लीट स्टेट ऑफ physical, emotional and behavioral aspect, also social well-being। ये WHO 1948 का ये डेफिनेशन है हेल्थ का। लेकिन अगर उसी में हम सिर्फ क्या जोड़ देते हैं कि रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन बन जाता है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स वेल बीइंग इन फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। इसमें सोशल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। कोई भी आदमी फिजिकली फिट हो सकता है, इमोशनली फिट हो सकता है, बिहेवियरली अच्छा हो सकता है और हो सकता है कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो। ठीक है ना। अपने घर तक के लिए वो बिहेवियर वाइज अच्छा हो लेकिन सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो, वो रात के 10 बजे जाकर के डीजे बजाना स्टार्ट कर दे। ठीक है ना। तो ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो सकती हैं। तो उस जगह पर क्या है कि उसको सोशल एस्पेक्ट्स में भी अच्छा होना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, इसे हम लोग किस में रखेंगे, हम लोग इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रखेंगे। ठीक है। इसका अब मैं दूसरा आशय लिख रहा हूं, यानी कि मैं इसके दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ पीपल हैविंग फिजिकली, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो अगर कोई कपल है वो सेक्स रिलेटेड मान लीजिए किसी सेक्सुअल एक्शन को परफॉर्म ही कर रहे हैं लेकिन वो वहां पर अगर वॉयलेंट है, ठीक है ना, तो ये उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट को दिखा रहा है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट उसका अच्छा नहीं है और वो उस जगह पर वो पर्सन क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। उसको इन सारे एस्पेक्ट्स में सही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी, आपकी एनसीईआरटी में इसे प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी को एक साथ डिस्कस किया गया है, जबकि ये देखा जाए तो बहुत सही तरीका नहीं रहेगा। मैं इसे क्या करता हूं, मैं इसे प्रॉब्लम्स को अलग रखता हूं और इसकी स्ट्रेटजीज में आपको इसको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है। जैसे कि प्रॉब्लम्स अगर हम बात करते हैं तो अगर रिप्रोडक्टिव कोई हेल्दी नहीं है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिवली सोसाइटी अगर हेल्दी नहीं है तो क्या होगा, वहां पर उनके पास क्या होगा कि सेक्स रिलेटेड नॉलेज नहीं होंगे और क्या होगा कि ओवर पॉपुलेशन होगा। ठीक है ना। ओवर पॉपुलेशन होने का ये सबसे मेन एस्पेक्ट है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा, उससे रिलेटेड ही सारे के सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लोग सारे के सारे प्रॉब्लम्स को एक जगह पर देख लेते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला है ओवर पॉपुलेशन, जो कि हम बात करते हैं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे मेन प्रॉब्लम आपसे अगर पूछा जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या होगा तो वो होगा ओवर पॉपुलेशन। ठीक है ना। और ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या होगा कि वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, उसके बाद लिटरेसी नहीं रहेगी, मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाएगा उन लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो सरकार भी कितने हद तक पहुंचा पाएगी, है ना। पॉवर्टी रहेगा वहां पर, ये सब एकदम आप कोरिलेट कर सकते हो इन सारे टॉपिक्स को। देखते हैं ओवर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है ना। उसी से रिलेट करके क्या आएगा, इलिटरेसी आएगा, क्योंकि उतने सारे पॉपुलेशन को अगर एक घर में 7, 8, 10, 12, 13, 14 बच्चे हैं तो उनमें क्या हो जाता है कि उन गार्जियन में हो सकता है कि इतनी कैपेबिलिटीज ना हो कि वो सारे के सारे बच्चों को इक्वली एडुकेट कर सके। ठीक है ना। और इक्वली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, जबकि 1-2 बच्चे जहां पर होते हैं वहां पर वो प्रॉपर केयर कर पाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इलिटरेसी है। कॉन्सिक्वेंटली हम अगर बात करेंगे तो ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू इम्प्रॉपर केयर एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन विच इंक्रीजेस क्या है, विच इंक्रीजेस इलिटरेसी। और बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज, यहाँ पर स्कूलिंग की बात कर लेते हैं, फूड अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं और हम बात कर लेते हैं किसका, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड। अगर मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन है, वहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट भी एक एक पॉपुलेशन तक पहुँच करके वहाँ पर जैसे सपोज करो वैक्सीनेशन की ही बात करूँगा तो वैक्सीनेशन भी बहुत हद तक अवेलेबल करवाया जा सके, इसकी प्रभावता उतनी ही
कम होती चली जाती है ना। तो ये सब किससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स रह गए हैं जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। इसमें है, पहला है सेक्स एब्यूज एंड रिलेटेड क्राइम्स, यानी कि सेक्स एब्यूज और उससे रिलेटेड यानी कि सेक्स क्राइम्स, ठीक है ना। और पांचवा जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल डिजीज। ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं रहने के कारण होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम बात करेंगे कि इन सारे प्रॉब्लम से कैसे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे प्रॉब्लम में, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाता है कि ये भी किसके कारण से है, इलिटरेसी के कारण से है। अगर इलिटरेसी होगी तो उन्हें नॉलेज नहीं होगा किसके बारे में, कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ग्रोथ हो रही है, चाहे सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो उनकी जो ग्रोथ हो रही है तो उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस नहीं होगा। वो हार्मोनल इफेक्ट्स में आएंगे और वो इम्प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, सेक्सुअल इम्प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, जिसके कारण से क्या हो, उन्हें कई तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे तो उन्हें क्या होगा कि उनके ऑर्गन्स के बारे में ये कॉन्शियसनेस नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे कि मतलब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण से उन्हें बहुत सारी प्रॉपर प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा वो क्या करते हैं कि अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए मतलब कई तरह के कई तरह के प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको कि हम लोग किसमें रखते हैं, सेक्स एब्यूज़ में रखते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इस तरह की आदतों के कारण ही क्या होता है कि समाज में रेप जैसे सिचुएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गंदा सिचुएशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें कि एसटीडी, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ सेक्स होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो लीड करता है, वो कई तरह के कई तरह के डिसीज को वो क्या करता है, बढ़ावा देता है, जिसके कारण से कि यूटीआई और एसटीडी जैसे केसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। यूटीआई बोले तो क्या, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर और दूसरा है एसटीडी, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल डिजीज कहते हैं, या फिर इसे हम एक और वर्ड कह सकते हैं आरटीआई, ठीक है। आरटीआई बोले तो क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि किसके कारण से होता है, इम्प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ सेक्स के कारण से होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या अभी हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किए प्रॉब्लम्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाए जाने चाहिए। जैसे कि जिसमें कि हम लोग पहला बात करते हैं आरसीएच। आरसीएच क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में लॉन्च की थी। इसके अंदर ही आ जाता है, वो क्या है, वो है फैमिली प्लानिंग। कि शादी हो गई तो शादी के कितने समय के बाद बच्चे होने चाहिए, ठीक है ना, इन सब का एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना टाइम गैप होना चाहिए, ये सब फैमिली प्लानिंग के अंदर आ जाता है। और ये सब किसके अंदर आ जाता है, आरसीएच के अंदर आ जाता है, ठीक है। दूसरी है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, उन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर उससे रिलेटेड उन कपल्स के अंदर कोई और तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत बार होता है क्या कि बच्चे नहीं होने का पूरा जो क्रेडिट दे दिया जाता है, मतलब क्रेडिट ना कहूँ, इसे कहूँ कि एक तरह से ब्लेम दे दिया जाता है किसको, फीमेल को, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में प्रॉपर जांच होनी चाहिए और ये चीज़ देखा जाना चाहिए। कई बार मेल के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर स्पर्म की कमी होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, एजियोस्पर्मिया, स्थेनोजोस्पर्मिया, ये सब किसके अंदर आ जाता है, मेल में स्पर्म की कमी के अंदर आ जाता है। उसके अलावा अगर मान लेते हैं फीमेल के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उनके फैलोपियन ट्यूब बीडेड हो सकते हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस का एक रीजन होता है, ठीक है ना। तो बीडेड फैलोपियन ट्यूब है या फिर उसके अंदर हार्मोनल ये प्रॉब्लम्स हैं,
तो उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इस सब के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके अलावा सेक्स एजुकेशन जो है ना, ये थ्रू आउट दी एज, आपके स्कूलिंग एज से ही ये चीज़ें स्टार्ट हो जानी चाहिए सेक्स एजुकेशन की। सबसे पहली बात तो दोनों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सेक्सुअल बिहेवियर एंड सेक्सुअल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में कि प्रॉपर नॉलेज हो, जिसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से होगा ये कि सेक्स अब्यूज़ घट जाएगा और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स घट जाएंगे, ठीक है ना। सेक्सुअल एजुकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नॉलेज अबाउट द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसटीडी, उन्हें एसटीडी होने वाले के बारे, एसटीडी के बारे में भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि एसटीडी किस किस कारणों से होती है और किस तरह के इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और इसमें ये भी साथ में रहना चाहिए सेक्स एजुकेशन में कि ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, एक दूसरे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज, जो कि क्या करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकते हैं। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज का यूज होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे तरह के बैरियर मेथड्स आते हैं, डिवाइसेज आते हैं, हार्मोनल कंपोनेंट्स आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि कॉन्डोम्स वगैरह हम बात करते हैं, कॉन्डोम्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा है रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया में क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, जिससे कि नए नए तरीके ईजाद किए जा सकें ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका जा सके और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जा सके। और सबसे लास्ट में आ जाता है मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको लास्ट में रख रहा हूँ, ये सबसे ऊपर आता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ये जो है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारे के सारे स्ट्रेटजीज अपना करके हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हम लोग को ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स अपना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला जो आएगा एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि उन्हें पता हो कि अगर ओवर पॉपुलेशन होता है तो जो पर्सन इसमें मान लीजिए इंडल्ज हैं कि जो मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, उन्हें मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि फैमिली छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, उन्हें इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि अगर फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और अगर छोटी होंगी तो उन्हें क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है ना। इसके बारे में उन्हें प्रॉपर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें जो है ना, और उन्हें हम लोग किस चीज़ से इन्फॉर्म करेंगे, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे मास मीडिया से। इसमें हम लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल साइट्स, इन सब का यूज़ करेंगे। और साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होंगे, जो टाइम टाइम पर क्या होता है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, इन सब के थ्रू हम उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि इनसे रिलेटेड आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके लिए कैंपेन लगाए जाएंगे। जैसे कि इसमें बहुत सारे जगह पे आपने नारा भी सुना होगा, हम दो हमारे दो, है ना। और भी आप लोगों के ध्यान में कई सारे आ रहे होंगे, जैसे कि बच्चे दो ही अच्छे। जैसे कि हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज आई थी, उसमें तो बहुत ही गजब का डायलॉग यूज़ किया गया था, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक आई थी पंचायत, पंचायत, ठीक है ना। इस वाले में आप देखेंगे तो इसमें तो इन्होंने गजब ही एक ज़्यादा लेवल तक ये लोग आगे चले गए। उन्होंने यूज़ किया क्या कि दो बच्चे हैं, मीठी खीर और उससे ज़्यादा बवासीर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, सबका अपना अपना इनिशिएटिव होता है। हालांकि उसमें भी दिखाते हैं कि बाद में डीएम इन सारे स्ट्रेटजी को मतलब डिनाई कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब इस चीज़ को दिखाते हैं कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए इनिशिएटिव्स करती रहती हैं, जिसमें कि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाता है कि पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद है मैरिजेबल एज, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगहों पर हम जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज को प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना। तो चाइल्ड रिलेटेड से रिलेटेड मतलब उन चाइल्ड मैरिज को क्या करना चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और मैरिजेबल एक फिक्स एज बनाया है सरकार ने, देखा जाए तो किससे कैसे, मेल के लिए 21 ईयर्स और फीमेल के लिए 18 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये एक मैरिजेबल एज है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए। साथ साथ में क्या होगा कि अगर मान लीजिए चाइल्ड मैरिज को प्रेफर किया जाता है तो हम जानते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव एज कब से स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी कब से स्टार्ट हो जाता है, 12 ईयर्स ऑफ एज से। तो वहाँ से ही मान लीजिए कि अगर चाइल्ड बर्थ होना स्टार्ट हो गया तो ये तो फीमेल के
हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालेगा और साथ में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स। अगर हम इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो इंसेंटिव्स में हम लोग क्या देखेंगे कि जिन कपल्स के स्मॉल फैमिलीज हैं उन्हें सरकार के द्वारा बहुत कुछ कुछ मदद मिलनी चाहिए, उन्हें लगातार कुछ ना कुछ फ़ायदे पहुंचाए जाने चाहिए, जिसे देख करके और सब भी कपल्स क्या हो इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो कि हमें स्मॉल फैमिलीज रखनी चाहिए, ठीक है ना। और साथ में आ जाती हैं फैमिली प्लानिंग्स। फैमिली प्लानिंग में हम लोग क्या देखेंगे, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट फैमिली प्लानिंग, गैप बिटवीन टू चिल्ड्रंस। इसके बारे में मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले बात की थी कि दो चिल्ड्रन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि है क्या कि वो कम से कम मतलब चाइल्ड को प्रिफर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, ठीक है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसमें ध्यान रखेंगे हम लोग सबसे पहला क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम लोग पहला चीज जो डिस्कस करेंगे वो होगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसमें हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, नेटिलिटी एंड मॉर्टिलिटी। नेटिलिटी क्या कहते हैं, बच्चे के पैदा होने के दर को हम लोग क्या कहते हैं, नेटिलिटी कहते हैं। और जो मरने का जो रेशियो होता है, मतलब नया जन्म तो नेटिलिटी और डेथ तो मॉर्टिलिटी, ठीक है ना, इस दोनों को। और साथ में क्या देखना होता है, हमें हमें देखना होता है कि नियोनेटल डेथ को देखना होता है। नियोनेटल डेथ किसे कहते हैं, नियो मतलब कि नया, नेटल मतलब बेबी, ठीक है, और डेथ मतलब नए जन्मे हुए बच्चे की डेथ के बारे में हम लोग उसको भी देखेंगे। और वो भी किसके अंदर आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, जिसको कि हमने बात डिस्कस किया भी था एक जगह पर, जिसे हमने कहा था RCH, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर किसके, नियोनेटल डेथ के बारे में, यानी कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होने के साथ जो मरने का जो रेशियो होता है उसको कम किया जाना चाहिए, ठीक है ना, और मोर्टेलिटी को घटाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको नेटेलिटी को बढ़ाया जाना चाहिए और मोर्टेलिटी को घटाया जाना चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन है वो एक बैलेंस फॉर्म में चल सके। और उसके बाद हम बात करते हैं एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये अलग अलग, ये डेमोग्राफी के इस पे आ जाता है, डेमोग्राफी के एस्पेक्ट पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, ठीक है। ये जो मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है किसके रेशियो पर, ये मेजर किया जाता है एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट पर। और एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है परसेंटेज की टर्म में। और इसके लिए फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू N और इंटू 100, ठीक है ना। इसमें से हम बात करेंगे, अगर P1 क्या है, तो P1 है पॉपुलेशन का साइज कब, प्रीवियस सेंसस में, जिस सेंसस के बीच में हम निकालना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करो कि हम 2011 से 2014 के बीच का हम निकालना चाह रहे हैं, तो 2011 वाला हम लेंगे, ठीक है ना। हालांकि पॉपुलेशन सेंसस जो होता है इंडिया में होने का कितना है, लगभग 11 साल का होता है, निकाला गया है। तो अगर हमें किसी पॉपुलेशन का हमें सेंसस निकालना है तो हम क्या करें, जैसे सपोज करते हैं कि हम बात करते हैं 2000 ईस्वी की, ठीक है। 2000 ईस्वी में अगर हम लोग बात करते हैं किसी जगह का पॉपुलेशन 10,000 था, ठीक है। 2000 ईस्वी में किसी जगह का पॉपुलेशन 10,000 था। और उसका अभी का सिचुएशन अगर हम मान लेते हैं कि अभी हमारा कितना है, 2020 चल रहा है, और 2020 में हम क्या देखते हैं कि वहाँ का पॉपुलेशन साइज बढ़कर के कितना हो गया है, 60,000 हो गया है, ठीक है ना। पॉपुलेशन साइज बढ़कर के कितना हो गया है, 60,000 हो गया है। तो आपके बीच में, इन दोनों के बीच में ईयर गैप कितना है, 20 है, ठीक है ना, जो कि हमारा आ जाएगा क्या, N आ जाएगा, ठीक है ना। ये N आ जाएगा 20, इसे ईयर गैप कितना है, 20 है, ठीक है। अब आप इसको इस फॉर्मूले पर बिठा करके देख सकते हो कि ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ठीक है ना। तो अब P2 में से P1 को माइनस करेंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 60,000 माइनस 10,000 लगभग 50,000, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ये 10, और ये N क्या है, N है 20, ये है N, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000, और उसको हम गुना करेंगे किससे, 20 से, यानी कि ये कितना आ जाएगा, लगभग ठीक है, ठीक है ना। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका लगभग हम देखते हैं पॉपुलेशन साइज कितना जा रहा है, ये 3 इधर 3 इधर, और ये 2 से 25, यानी कि 25% की ग्रोथ हुई है। यानी कि इस पॉपुलेशन में, जिस पॉपुलेशन का हम यहाँ पर रेड पेन से लिख रहे हैं, इस वाले पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई है, 2020 तक, 2000 से 2020 तक में कितनी परसेंट की ग्रोथ हुई है, लगभग 25% की ग्रोथ है। और ये 25% उसने हर साल इतने ग्रोथ की है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट कहते हैं, ठीक है। और ये परसेंटेज की टर्म में आता है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेंसस। सेंसस हमें किसके, सेंसस हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ गिवन रीजन एट अ गिवन टाइम। एक किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पर पर्टिकुलर गिवन रीजन में क्या करेगा, वो उसे इंफॉर्मेशन देगा कि वहाँ पर कितना इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है ना। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन टू डबल itself इज कॉल्ड एज डबलिंग टाइम। अगर सपोज करो कि ये 10,000 से 20,000 होने में अगर मान लीजिए 10 साल का समय लेता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबलिंग टाइम कहते हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे। इट इज़ इंडिकेटेड बाय, ये दो चीज़ों से इंडिकेट किया जाएगा, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट से और डबलिंग टाइम, दोनों से मिला करके इसको देखा जाता है कि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, दोनों को मिला करके देखा जाता है। अगर हम बात करेंगे ग्रोथ रेट की, सिर्फ ग्रोथ रेट की अगर हम बात करेंगे, ये डिपेंड करता है किस पर, बर्थ रेट पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जन्म लेने का रेशियो क्या चल रहा है, वहाँ पर डेथ की रेशियो क्या है, और साथ साथ में वहाँ के कितनी ऐसी पॉपुलेशंस हैं जो कि लगातार माइग्रेट करके दूसरी जगह पर जा रही हैं, इसे हम लोग माइग्रेशन में रखते हैं। और सबसे लास्ट में आ जाता है एज सेक्स रेशियो। इन सबको मिला करके क्या बनाया जाता है ग्रोथ रेट, ठीक है ना। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट का एक चार्ट बनाया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेटेलिटी और मोर्टेलिटी के बारे में। नेटेलिटी समझने से पहले आप फर्टिलिटी को समझेंगे, ठीक है ना। फर्टिलिटी होता है किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ करने की जो कैपेसिटी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलिटी कहेंगे। और वहाँ पर 1000 इंडिविजुअल्स कितने बेबीज बोर्न हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे नेटेलिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी कहेंगे क्या, पर 1000 इंडिविजुअल्स में, पर 1000 इंडिविजुअल्स में किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी टाइम स्केल में, ठीक है ना, वहाँ पर 1000 इंडिविजुअल्स कितने आदमी की डेथ हुई, उसे हम लोग किसे रखेंगे, मॉर्टेलिटी में रखेंगे। इसके अलावा जो एज सेक्स स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है किस पर, माइग्रेशन पर। किसी पर्टिकुलर टाइम स्केल के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कितने ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो कि इस जगह को छोड़ करके कहीं और चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका पॉपुलेशन साइज छोटा हो गया, तो वो क्या करेगा, वो हमारे डेमोग्राफी को इफेक्ट करेगा। तो हम लोग माइग्रेशन को भी ध्यान में रखेंगे और हम लोग देखेंगे उसके बेसिस पर एज सेक्स स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। आइए देखते हैं। द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट एज, उस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एज के कितने पॉपुलेशन रह रहे हैं, उसको उससे रिलेट करके हम किसको देखेंगे, एज सेक्स स्ट्रक्चर को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर कितने रह रहे हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ओल्डर पीपल जो है जिसकी की हाई मोर्टेलिटी रेट है, तो वो कितने रह रहे हैं, उसके बेसिस पर भी हम एज सेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको 2 एज सेक्स स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और हम इसमें और क्या इंक्लूड करते हैं, और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, किस किस बेसिस पर एज सेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखिएगा। द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स इन एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है ना। यूजुअली ये कितना का रखेंगे, ये रखेंगे हम लोग 15 से 44 साल के एज को हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज रखते हैं। और उसी टाइम पर वहाँ पर कितने मेल प्रेजेंट थे एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज वाले, इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक ये वाला बना करके दिखा रहे हैं, तो इसमें है, इसके हम लोग पॉपुलेशन कितना में लेते हैं, मिलियंस में लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेल जो है लगभग 75 की एज के इतने ही हैं, जबकि 60 के एज में थोड़े से ज़्यादा है, 60 से 50 के बीच वाले जो हैं वो और ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। और अगर हम बात करते हैं 50 से 40 के बीच में एज में, तो ये कम है। 40 से 30 के एज के बीच में हमें ये फिर थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस टाइप का जो पॉपुलेशन ग्राफ है, जिसमें कि हमें ये बहुत ही ज़्यादा सधा हुआ दिखता है, ठीक है ना, इस टाइप का पॉपुलेशन ग्रोथ हमें कहाँ पर दिखता है, ये दिखता है हमें डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। ये ग्राफ कहाँ का हो सकता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज का ग्राफ हो सकता है। और इसकी अगर हम बात करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के बाद का जो है ओल्डर एज जो है वो कम है, जबकि जो जो ये है जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, बोले तो क्या चाइल्ड एज है, उस जगह पर हमें बहुत ज़्यादा क्या देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है। और ये एक इस तरह का जो ये पिरामिड बन रहा है, ये इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो ये पिरामिड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना, एज सेक्स पिरामिड है ये, एज सेक्स पिरामिड ऑफ डेवलप्ड कंट्री। और ये क्या है, एज सेक्स पिरामिड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज।
एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग कम एज ग्रुप में आ रहे हैं तो कम एज ग्रुप में हमें बहुत ही ज़्यादा वास्ट पॉपुलेशन देखने के लिए मिल रहा है, जबकि जितना ज़्यादा हाई एज ग्रुप में जा रहे हैं उतनी ज़्यादा हमें कम पॉपुलेशन देखने के लिए मिल रहा है। ये कैसा होता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो मेन उनका प्रोडक्टिव एज होता है, जिस एज में वो काम करके कंट्री के पॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो उस टाइम पर इनका पॉपुलेशन का ग्राफ अच्छा दिखता है, जबकि प्री रिप्रोडक्टिव एज में भी थोड़ा कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में भी थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में।